हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जी इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम है क्या? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हमने करी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? इकोनॉमिक पॉलिसीज। सर इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है, आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। नहीं, हाँ ये चलेगा। देखिएगा इकोनॉमिक पॉलिसीज। सर इकोनॉमिक पॉलिसीज किसकी बात कर रहा है? सर इकोनॉमिक पॉलिसीज में वो पॉलिसीज आती हैं जो कंट्रीज के बेनिफिट के लिए होती है। नहीं, वो सारी पॉलिसीज जैसे क्या फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, है ना। व्हाट आर दीज इकोनॉमीज पेज द फ्रेमवर्क विद इन द एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू function to understand the impact of these policies on the business environment. Let's discuss one of these components in detail. सर मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी समझने के लिए मैंने बनाया है नोट्स, कुछ लिखा है। आइए पहले चलते हैं वहां, फिर समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखिएगा जी मॉनेटरी पॉलिसी। सर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मनी सप्लाई को लेकर होता है कि मार्केट में मनी का सप्लाई कैसे हो रहा है, मनी ज्यादा पैसा है कि कम पैसा है मार्केट में, नहीं उसको लेकर। आइए देखिए लिखा हुआ क्या है, इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलता है सपोज कीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी किसके लिए है? मनी सप्लाई के लिए। नहीं दिख रहा है? हाँ जी सर। बोलता है सपोज करिए कि पैसा जो है, आपको मान लेते हैं पैसा की जरूरत पड़ी है 100 रुपया और मिल जा रहा है कितना? 120 रुपया, है ना। मान लेते हैं आपको पैसे की जरूरत कितनी पड़ेगी? 100 रुपए की, और आपके पास मिलेगा आपको 120 रुपया, तो खुश हो जाओगे, है अरे गजब मेरे पास 120 रुपया है। नहीं, अब दूसरा तरफ एक ऐसा सिचुएशन है, बोल रहा है कि अब क्या है, पैसा चाहिए हमको कितना? पैसा चाहिए जी 100 रुपया और हमको मिल रहा है 80 रुपया, तो थोड़ा सा दुख हो जाएगा। नहीं, उफ 80 रुपया ही मिला यार। ये पैकेट मनी वाला हाल नहीं है कि घर में पापा को मांग रहे थे 100 रुपया, बाबा बोले यार 50 रुपये में काम चलाओ, चलो हो गया। और इधर एक पेरेंट्स थे, बोले बेटा बाहर जा रहे हो, अच्छा ठीक है 100 रुपया नहीं तुम 150 रुपया लेके जाओ, ठीक है ना। खुश तो फिर खुश, अरे वाह क्या मैंने सही मांगा था, 150 दे दिए। तो वो सिचुएशन है। तो एक साइड क्या है, आपको ज्यादा मनी मिल गया है, ठीक है जितना आप चाहते थे, और दूसरा साइड क्या है कि आपको कम पैसा मिला जितना आप चाहते थे, ठीक है। दो सिचुएशन है। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या कि पैसे का फ्लो कैसे होता है इकोनॉमी में। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। क्या बोल रहा है, मतलब अगर जब 100 की जगह आपको 150 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक्सेस मनी मिल गया, आपको ज्यादा पैसा मिल गया। और जहां 100 की जगह सिर्फ 80 मिला, वहां मतलब यहां डेफिसिट मनी हो गया, नहीं आपको पैसा कम मिला। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपको ज्यादा पैसा मिल गया, सपोज करिए 100 की जगह 150 मिल गया, अब आपको 100 रुपए का कोई सामान खरीदना है और उसका प्राइस 110 भी हो जाए, 120 भी हो जाए, तो क्या आप लेने में हिचकोगे? बोलोगे नहीं 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 दे दो कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या हुआ? उससे आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया, यानी कि खरीदने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई। तो क्या हुआ? सबसे पहले कि पैसा आपको चाहिए था 100, मिल गया 120, और उसकी वजह से क्या हो गया? पैसा जो है एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया मार्केट में, और उसकी वजह से क्या हो गया? परचेजिंग पावर बढ़ गया भाई साहब। आपके खरीदने की क्षमता बढ़ गई। जो 100 का सामान आप 120 में भी खरीद सकते थे, और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से हो गया जी डिमांड ज्यादा, और डिमांड ज्यादा होने पर क्या हो गया? सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया तो फिर क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया, और प्राइस बढ़ने से क्या हो गई? दिक्कत हो गई, महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गई। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे औकात के से बढ़कर तुमको पैसा मिल जाएगा, तो तुम क्या होगा? तुम उसको पूरा का पूरा चीज खरीद लोगे, नहीं ज्यादा पैसा देकर खरीद लोगे। जैसे 100 रुपए का जरूरत था, तुमको 120 मिल गया, तो तुम क्या करोगे? 100 रुपए वाला सामान भी 120 में भी खरीद लोगे। तो क्या हुआ जी? सबसे पहले तुमको ज्यादा पैसा मिला, ज्यादा पैसा मिलने की वजह से तुम्हारे पास परचेजिंग पावर बढ़ गई। परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज हुआ, और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गई? प्राइस ज्यादा हो गई। प्राइस ज्यादा हो गई मतलब और तुम्हारे औकात से बढ़कर जो चीजें थी वो भी तुम खरीद लोगे, और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आ जाएगा जी क्या? इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी, जिससे बेचारा गरीब इंसान क्या होगा? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ से वंचित रह जाएगा, खराब सिचुएशन उसके साथ आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन को क्या होता है सर? इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होता है जहां पे मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, उसको क्या करना है? उसको कंट्रोल करना है, नहीं तो इन्फ्लेशन उस सिचुएशन को कहते हैं। अब आइए बात करते हैं ये
आपका पैसा जब आपके पास कम हो तो क्या करेंगे। अब सपोज करिए कि मान लेते हैं आप मार्केट में जाते हैं, वहां आपको कुछ सामान पसंद आ जाता है जो सामान 100 रुपए का है, लेकिन आपके पैकेट में 80 रुपए हैं। तो 80 रुपए जब आपके पैकेट में रहेंगे तो आप उसको क्या चाहेंगे कि भाई वो सामान हमको 80 रुपए में मिल जाए। उसके लिए मोल भाव करेंगे कि भाई साहब तुम एक काम करो ना, मुझे 80 रुपए में सामान दे दो। अब जब आप 80 रुपए में सामान मांगोगे तो वो भी सोचेगा कि यार इसके पास 100 रुपए है, नहीं देगा कि नहीं देगा। तो फिर क्या वो कॉस्ट मतलब अपने प्रॉफिट को कम करते वो सामान में दे देगा आपको। तो इससे क्या होगी, परचेजिंग पावर, आपकी खरीदने की क्षमता घट जाएगी। नहीं, वो बगल में क्या था, जब पैसा आपके पास ज्यादा था तो आपके पास परचेजिंग पावर ज्यादा था, ज्यादा सामान खरीद पा रहे थे, ज्यादा मतलब ज्यादा पैसा देकर सामान खरीद ले रहे थे। लेकिन यहां अगर आपके पास पैसा कम है तो आज तो क्या होगा, परचेजिंग पावर आपकी क्या होगी, आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी और उस वजह से डिमांड कम होगा। और डिमांड कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी प्राइस भी कम होगी। अब तुम्हारे पास पैसा बचा ही नहीं है तो तुम क्या करोगे, पैसा नहीं है तो तुम ऑब्वियसली बात है कि परचेजिंग पावर तुम्हारी कम कर दोगे। सामान जो 100 रुपए वाली उसको सोचोगे किसी तरह से 80 रुपए में खरीद ले, और उस वजह से डिफ्लेशन की सिचुएशन का अराइज हो जाएगा। डिफ्लेशन वो सिचुएशन जहां पे मार्केट में पैसे की क्या कमी हो गई है, जिसकी वजह से क्या वो सिचुएशन को उसको भी क्या करना है, कंट्रोल हो करना है, और जहां बहुत सारा चीज सस्ता हो गया है। कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से प्रोड्यूसर को प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगा। अब आप सोच लीजिए, जो 100 रुपए का सामान था वो पैसा नहीं होने की वजह से वो 80 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट किसको पड़ेगा, प्रोड्यूसर को, क्योंकि वो भी जो भाई साहब जहां दुकान से ले जा रहे हो वो बोलेगा कि भाई सामान तो तुम्हारा 80 रुपए से ज्यादा बिक नहीं रहा है, तो प्रोड्यूसर पे इंपैक्ट पड़ेगा, और उसका इंपैक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन पे, और प्रोडक्शन पे जब इंपैक्ट पड़ेगा यानी कि उसको प्राइस ज्यादा नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कम करेंगे, और प्रोडक्शन जब करेंगे तो जीडीपी कम हो जाएगा, यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि ये कम हो जाएगा, और जीडीपी कम हो गया तो ग्रोथ भी कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ज्यादा भी अच्छा नहीं, कम भी अच्छा नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि मनी सप्लाई का ज्यादा या कम होना दोनों ही खराब है। ना इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन अच्छी है, ना डिफ्लेशन वाला सिचुएशन अच्छा है, तो दोनों खराब है। इसीलिए इसको कहते हैं कि इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के टूल्स के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अलग अलग टूल्स अपनाती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स, क्या उसको किसको, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सर अब आपका एक सवाल होना चाहिए था, क्या आपका एक सवाल है? अगर हाँ तब तो आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, और अगर सवाल नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा गड़बड़ है, ध्यान से फोकस करके पढ़िए। बोल रहा है ना, तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया हम इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे बचपन में 11 12 में पढ़े, तो हम ये देखते थे कि डिमांड बढ़ जाता था तो प्राइस क्या हो जाता था, कम हो जाता था, और डिमांड जब घटता तो प्राइस क्या होता था, बढ़ जाता था। अपोजिट रिलेशन होता था। हाँ, और अभी आप क्या पढ़ा है, और अभी आप बोले जस्ट अपोजिट, तो ऐसा क्यों? सवाल तो होना चाहिए ना कि भाई साहब अभी आप जब जो बोले, अभी आप क्या बोले, अभी आप बोले सर देखिए कि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो इस बात का सवाल का आंसर ये है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सिर्फ एक चीज बढ़ना है, और यहां क्या हुआ है, वहां सिर्फ प्राइस पे ध्यान जाता है, लेकिन यहां क्या हो गया, यहां मनी का सप्लाई बढ़ गया है बच्चा। इसी वजह से जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने क्या बोला कि लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट होता है, इस वजह से वो रूल अप्लाई होता है कि डिमांड बढ़ता है तो प्राइस कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है, तो ये अपोजिट है। लेकिन यहां मनी सप्लाई बढ़ गया है, इसी वजह से क्या हुआ है, ये रूल कर रहा है कि डिमांड बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ गया। समझ में आ गया बात? हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे फ्रेम करती है कौन, आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा। चलिए अब चलते हैं बुक में। नहीं, हाँ जी सर, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी टू द सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी किसके लिए, सेंट्रल बैंक वाली पॉलिसी है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इन मैटर्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट को लेकर, मनी सप्लाई को लेकर, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को लेकर, क्या इट इज थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी RBI control the inflation in the country. In short, monetary policy refers to the use of monetary instruments under the control of the central bank to regulate magnitude such as interest rate, money supply, and availability of credit with a view to achieving the ultimate objective of economic policy. देखिए बोल रहा है RBI क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है, नहीं
मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है किस चीज को, सब भाई साहब मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है और इंटरेस्ट रेट के थ्रू वो कंट्रोल करती है। नहीं, किस लिए, ताकि इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। नहीं, हाँ जी सर। अब देखिए मेन गोल ऑफ पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया में मेन गोल क्या है, कह रहा था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन द माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। देखिए ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी का पहला काम क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी रखना, जो अभी जिसकी चर्चा अभी हमने पहले करी कि प्राइस को प्राइस कैसे बढ़ता है, प्राइस कम कैसे होता है, ज्यादा और कम कैसे होता है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है, और जब मार्केट में पैसा की कमी हो जाती है तो प्राइस डिक्रीज हो जाता है। ये बात अभी हमने चर्चा करी है। तो कह रहा प्राइस स्टेबिलिटी इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी क्या है, नेसेसरी प्री कंडीशन है, प्री कंडीशन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, जो ग्रोथ होने वाला है उसके लिए। कह रहा है टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन नीड्स टू बी कंट्रोल। इन्फ्लेशन को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। अभी बात करी हमने कि इन्फ्लेशन वो सिचुएशन जहां महंगाई बहुत बढ़ गई और उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। उसी तरह से बोल रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट्स एन इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ एवरी 5 years। हर 5 साल के लिए इन्फ्लेशन टारगेट सेट करता है कौन, गवर्नमेंट। आरबीआई हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंसल्टेशन प्रोसेस रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और आरबीआई इसके लिए कंसल्टेशन का रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। एंड द करंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। और इंडिया में करंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, फ्लेक्सिबल नेचर का है। अब देखिएगा जी, मॉनेटरी पॉलिसी को देखने के लिए यानी मनी सप्लाई को देखने के लिए पहले आरबीआई सारा काम करती थी, लेकिन अब जो है 2016 के बाद से एक कमेटी आई है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सर इसका हिस्ट्री बताएंगे थोड़ा सा, कहानी क्या है। देखिए जी, चूंकि ये कमेटी क्यों आई, क्योंकि आरबीआई का अपना अलग रोल था, गवर्नमेंट का अपना एक अलग रोल था। जब दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो जाता था, बहस हो जाता था कि भाई साहब वो कुछ और करना चाहती थी, आरबीआई कुछ और करना चाहती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, बोला भाई साहब एक काम करते हैं, मिलकर डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले में तो गवर्नमेंट ने बोला मेरा 3 आदमी होंगे, आरबीआई के 2 आदमी होंगे, 5 आदमी मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई साहब क्या, कि हमको कैसे चलाना है मनी सप्लाई को। आरबीआई बोला बहुत तुम ही तेज है ऐसा, मेरे 2 आदमी रहेंगे तो तुम हमेशा जीत जाएगा, ऐसा कैसे होगा। तो फिर डिसाइड किया गया कि 6 आदमी होंगे, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के, और मिलकर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को चलाएंगे, जो फॉर्म किया गया कब, आपका 2016 में, ठीक है। और इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई और जिसका काम क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी को देखना। नहीं, हाँ जी, तो ये कहानी थी। आइए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। नाउ इन इंडिया द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट इज डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बोलता है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव, इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने का रेट जो डिसाइड होता है वो कौन करता है, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। MPCG is a 6-member committee constituted by the central government. Section 45 ZB of the Amendment Act RBI 1934। कितने मेंबर थे, 6 मेंबर है ना, 3 किसका, गवर्नमेंट का और 3 आरबीआई का। कह रहा था MPC is required to meet at least 4 times in a year। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 1 साल में 4 बार मीटिंग जरूरी है। द कोरम for the meeting of the MPC is 4 members। 4 members भी होते हैं। कह रहा है each member of MPC has 1 vote and in the event of equality of votes the governor has a second or casting vote। बोल रहा है गवर्नमेंट के पास सेकंड या वो कास्टिंग वोट होता है। मतलब अगर आपको मीटिंग करानी है तो 4 लोग रेडी हो जाएंगे तो मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि 6 लोग है, 6 में 3 की मर्जी होगी, 3 की नहीं होगी तो मीटिंग नहीं होगा। लेकिन 4 अगर एग्री हो गए कि चलो मीटिंग करते हैं तो मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी सर, अब चलें नेक्स्ट। हाँ, क्या कह रहा है, द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय एमपीसी इज पब्लिश्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हर लास्ट में। उसके बाद क्या, रेजोल्यूशन जो भी अडॉप्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो डिसाइड होता है। नहीं, कह रहा है वंस in every 6 months the reserve bank is required to publish a document the monetary policy report to explain। किसके लिए सर, हर 6 महीना में मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है। उसको क्या बोलते हैं, किस चीज के लिए। तो पहला है सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन और दूसरा है द फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन 6 to 18 months आगे। पहला सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन के लिए कि कहां से हो रहा है, और द फोरकास्टिंग करती है किसके लिए, 6 से 18 महीने के लिए इन्फ्लेशन का। और
ये क्या है, इसको बोलते हैं जी बाई मंथली पॉलिसी। यही इसी को बोला जाता है बाई मंथली पॉलिसी, की हर 6 महीना में दो आता है, तो यानी कि ईयर में 2 पॉलिसी हो गया नहीं। हाँ जी सर। अब देखिएगा जी, जो आरबीआई कुछ कुछ मेजर्स लेती है जिसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू क्या करती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहती है, तो उसके लिए वो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेती है। अब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है सर, 2 तरीके के होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। सर इसकी चर्चा और भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कहाँ, बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट में, क्योंकि वहां सारा का सारा काम आरबीआई से रिलेटेड वहां हमें पढ़ना है, तो वहां हम और अच्छे से चर्चा करेंगे। यहाँ थोड़ा बहुत करके अब समझते हैं, ज्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट में इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, कह रहा है द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई इज नॉट मेरली वन ऑफ द क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन। क्या बोल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन के लिए ऑफ आरबीआई इज नॉट मेरली वन ऑफ द क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन, बट it has also the duty to see the legitimate credit requirements are met, and the same time credit is not used for the unproductive speculative purposes. RBI has various weapons of monetary control, and by using them it hopes achieved monetary policy. बोल रहा है देखिए, आरबीआई का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो क्रेडिट पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, बल्कि उसका और भी एक रिक्वायरमेंट्स है कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करे, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करे, और क्रेडिट गलत तरीके से गया है या नहीं गया है इसकी भी देखरेख आरबीआई करती है। नहीं तो देखिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहला क्या है, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है भाई, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई लोन्स देती है कमर्शियल बैंक को। नहीं, हाँ जी सर, आइए देखते हैं। कह रहा बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर दियर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। उनके लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या करती है, लोन देती है। कह रहा बैंक रेट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट, इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। In other words, bank rate is a rate at which the central bank rediscount eligible papers like approved securities, bill of exchange, commercial papers held by the commercial bank. Bank rate is an important because it is a pace setter to the other market rate of interest. Bank rates have been changed several times by RBI to control the inflation and recessions. अब देखिए बैंक रेट ऑब्वियस सी बात है, मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई के लिए है, तो ये क्या आरबीआई क्या कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन और रिसेशन के लिए बैंक रेट को। नहीं, हाँ जी सर। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब सेल और परचेज करना, क्या, सिक्योरिटीज का, उससे रिगार्डिंग। इट रेफर्स टू बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम। कह रहा दिस टेक्निक इज सुपीरियर टू द बैंक रेट पॉलिसी, इससे बैंक रेट पॉलिसी से थोड़ा सुपीरियर है। कह रहा परचेज इंजेक्ट मनी टू हैव बैंकिंग सिस्टम व्हाइल सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू डू अपोजिट। During the last 2 decades, RBI has been undertaking switch operation, and this involves the purchase of one loan against the sale of another, or vice versa. This policy aims at preventing the unrestricted increase in liquidity. अब देखिएगा जी, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि जहां आरबीआई से आप क्या करते हैं, सिक्योरिटीज का बाय और सेल करते हैं, सिंपल। और इसको क्यों यूज करती है, अनरिस्ट्रिक्टेड लिक्विडिटी, फालतू में जो लिक्विडिटी इंक्रीज किया जाता है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, है ना, उसको रोकने के लिए। नहीं, हाँ जी सर। अब चले कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। सर सीआरआर क्या, सीआरआर वो रेट जो क्या ये इसके लिए आरबीआई को कमर्शियल बैंक देती है कुछ अमाउंट रखने के लिए पैसा, ताकि उनको फ्यूचर में वो यूज कर सके, उसको बोलते हैं क्या, सीआरआर। और एसएलआर, सर एसएलआर वो रेशियो जो बैंक अपने पास खुद रखती है रिजर्व लिक्विडिटी के फॉर्म में, या उसके बैंक अपने डिपॉजिट के फॉर्म में, नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएलआर। देखिएगा कह रहा था कैश रिजर्व रेशियो इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सीआरआर क्या है, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट कंट्रोल करने का। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व्स विद द आरबीआई। क्या बोल रहा है, एक सर्टेन मिनिमम कैश आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, कहां, आरबीआई के पास। और आरबीआई इज एम्पावर्ड टू वेरी द सीआरआर बिटवीन 3 से 15%, यानी कि सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास कितना कैश रिजर्व रेशियो रखना है, 3 से 15 के बीच में ये फ्लक्चुएट कर सकता है, और ये आरबीआई डिसाइड करती है। कह रहा है हाई सीआरआर रिड्यूस द कैश फॉर लेंडिंग एंड लो सीआरआर इंक्रीज द कैश फॉर लेंडिंग। ज्यादा सीआरआर क्या करता है, बोलता है सर उधार लेने के लिए कैश की बात करता है, और लो सीआरआर इंक्रीज करता है क्या, उधार ये लेंडिंग लेने के लिए। नहीं, अब एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये देखिएगा कह रहा है अंडर एसएलआर द गवर्नमेंट हैज इंपोज्ड एन ऑब्लिगेशन ऑन द बैंक्स टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो टू इट्स
total deposit with the bank itself in the form of liquid assets like cash, gold and other securities। सिंपल सी बात है, जब बैंक आरबीआई क्या बोलता है गवर्नमेंट या आरबीआई बोलता है भाई साहब क्या कि अपने पास भी कुछ कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में कुछ परसेंटेज आप क्या करिए, डिपॉजिट के फॉर्म में रखिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब है जी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट को बोलते हैं रीपर्चेज्ड ऑफर रेट। सर रीपर्चेज्ड ऑफर रेट मतलब, रीपर्चेज मतलब पहले तो परचेज करना होगा। देखिएगा जी, इसका एक सिंपल फंडा है क्या, जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से कहती है कि भाई साहब एक काम करिए, आप मेरा सिक्योरिटीज रख लीजिए, और सिक्योरिटीज रखने के साथ साथ वो इससे प्रॉमिस करती है कि भाई साहब जब भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा, यानी कि पैसा आएगा, जब मैं पैसे दूंगा तो उसके बिहाफ में मैं ये सिक्योरिटीज आपसे वापस में परचेज कर लूंगा, और इस सिक्योरिटीज रखने के बदले मैं आपको कुछ परसेंटेज दूंगा। तो वो जो परसेंटेज है ना, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, हाँ जी सर, मैंने क्या बोला एक बार फिर बोले? हाँ, मैंने बोला कमर्शियल बैंक को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो जाता है कहां, आरबीआई के पास, बोलता है भाई साहब मेरे पास सिक्योरिटीज पड़ा हुआ है, तुम क्या करो, मेरे को कैश दे दो। कैश देने के बाद वो उससे प्रॉमिस भी कर देता है क्या कि जब मेरे पास पैसा आएगा तो हम आपको कुछ परसेंटेज दे देंगे और अपना सिक्योरिटीज वापस ले जाएंगे, तो और उसको दोबारा परचेज कर लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और वो जो परसेंटेज है उसी को क्या कहा जाता है, रेपो रेट, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रीपर्चेज्ड ऑफर रेट। ठीक है, हाँ जी। रिवर्स रेपो रेट, जस्ट डिपॉजिट, जब ये काम आरबीआई करता है, ठीक है ना, आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक से ले लेता है उसको। आइए देखते हैं क्या रहा है, in determining interest rate trends the repo and the reverse repo rate are becoming the important। repo means sale and repurchase agreement। कह रहा है repo is a swap deal involving the immediate sale of securities and simultaneous purchase of those securities at a future date। देख रहे हो, यही बोल रहा है कि भाई साहब पहले हम सेल कर देंगे सिक्योरिटीज को और फिर वापस तुम किससे, आरबीआई से परचेज कर लेंगे। किस रेट पर, एक रेट पर्टिकुलर पर, और उसी रेट को क्या रेपो रेट बोलते हैं। कह रहा है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, पहले वाले डिटरमाइंड प्राइस पर हम परचेज कर लेंगे। कहता है repo rate helps commercial bank to acquire the fund from RBI by selling securities and also agreeing to repurchase at later date। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, repo rate helps क्या करता है, कमर्शियल बैंक को कि एक्वायर करेंगे फंड किससे, आरबीआई से, किस तरीके से, सिक्योरिटीज को सेल कर देंगे और उनसे अग्री करा लेंगे, प्रॉमिस कर देंगे क्या कि हम उसको रीपरचेज करेंगे लेटर डेट में, यानी कि बाद में एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेट पर, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। कह रहा है रिवर्स रेपो रेट इज द रेट बैंक गेट फ्रॉम आरबीआई for the parking their short term access fund with the RBI। repo and reverse repo rate operations are used by RBI in its liquidity adjustment facility। क्यों यूज किया जाता है इसको, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। RBI contact credit by increasing the repo and reverse repo rates and decreasing by expand its credit। तो ध्यान दीजिएगा, रेपो और रिवर्स रेपो का मतलब, रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक लोन देता है सिक्योरिटी के बिहाफ में, किसको, आपका कमर्शियल बैंक लोन लेता है सिक्योरिटी के बिहाफ में किससे, आरबीआई से, और जब आरबीआई लोन लेता है किससे, कमर्शियल बैंक के, उसको बोलते हैं जा रिवर्स रेपो रेट। नहीं, हाँ जी सर। अब चलें नेक्स्ट, हाँ जी सर। अब दूसरा पॉलिसी है जी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है सर, फिस्कल पॉलिसी का मतलब सर वो पॉलिसी जो फाइनेंशियल रिलेटेड होती है। नहीं, आइए देखते हैं क्या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, ठीक है, उसको हम टैक्स भी बोल सकते हैं। नहीं, हाँ जी सर। कह रहा है द मीन्स बाय विच गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स spending level along with the tax rate to the influence and the monitor the nation's economy, it is known as फिस्कल पॉलिसी। लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, द मीन्स बाय विच द गवर्नमेंट एडजस्ट, गवर्नमेंट क्या एडजस्ट करता है, अपनी स्पेंडिंग अलोंग विद द टैक्स रेट टू द इन्फ्लुएंस एंड मॉनिटर द नेशंस इकोनॉमी। किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, नेशन की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी फिस्कल पॉलिसी। कहता है लेट्स लर्न द फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया हियर। There are the several component policies of or mix of policies that contribute to the fiscal policy। कहता है these include subsidy, taxation, welfare expenditure, ये सारा क्या है फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। etc। कहता है also there are certain investment and disinvestment policies and debt and surplus management that are contribute to fiscal policies। बोल रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज भी होती हैं और डेट और सरप्लस
मैनेजमेंट के बारे में बात भी करता है, क्या कंट्रीब्यूट किसमें करती है, फिस्कल पॉलिसी में। क्या बोल रहा है, बोल रहा है फिस्कल पॉलिसी मींस द यूज ऑफ टैक्सेशन, किसका, टैक्सेशन का यूज, एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कल्बस्टोन बाय फिस्कल पॉलिसी वी रेफर टू द गवर्नमेंट एक्शंस, गवर्नमेंट के एक्शंस को रेफर करते हैं, अफेक्टिंग इट रिसीप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर व्हिच ऑर्डिनरली एज मेजर्ड बाय द गवर्नमेंट रिसीप्ट। कह रहा है इट्स सरप्लस और डेफिसिट, या तो सरप्लस या डेफिसिट। द गवर्नमेंट में change undesirable variations in the private consumption and investment by the compensatory variations of the public expenditure and taxes। तो मिला जुला के फिस्कल पॉलिसी में किसकी बात हुई कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू आना कहां से और भेजना कहां से, उसको एक्सपेंड कहां करना है, किसकी जगह पे इन्वेस्ट करना है, किसके बेनिफिट्स के लिए यूज करना, नहीं। तो कह रहा है फिस्कल पॉलिसी आल्सो नीड्स इनटू इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोल रहा है, फिस्कल पॉलिसी और फीड किसके लिए किया जाता है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स के लिए किया जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कह रहा है व्हेन द गवर्नमेंट रिसीव मोर देन इट स्पेंड्स, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है व्हेन द गवर्नमेंट रिसीव, जब गवर्नमेंट को रिसीव करता है अपने खर्चे से ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे सर, सरप्लस, नहीं। और इफ द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट रिसीव्स इट रन्स अ डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है और वो पैसा कमाता है उसके पास, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो बोलता है टू मीट द एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इट नीड्स टू बोरो द डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेस, ड्रॉ अपॉन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और print an equivalent amount of money, this tends to influence the other economic variable। बोल रहा है भाई साहब एडिशनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, यानी कि और भी बहुत सारे जो खर्चे हैं एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के, उसको मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको कहीं या तो डोमेस्टिक के लिए लोन लेना पड़ता है या फिर फॉरेन सोर्सेज से लोन पड़ता है, जैसे IMF से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, नहीं, इन सब जगह से लोन ले लिया, है ना। और ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स को। अब देखिएगा कह रहा है ऑन अ ब्रॉड जनरलाइजेशन, ब्रॉड जनरलाइजेशन में क्या बात कर रहा है, एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ मनी लीड्स टू इन्फ्लेशन। अगर हम बहुत ज्यादा पैसा क्या करते हैं, छापने लगते हैं, तो वो महंगाई की बात हो जाए, महंगाई होने लगता है क्योंकि मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अभी तो हमने सीखा। हाँ जी सर, कह रहा है इफ द गवर्नमेंट बोरोस टू मच फ्रॉम अब्रॉड इट लीड्स टू डेट क्राइसिस, और अगर बहुत ज्यादा पैसा भी आप लोन पे ले लेते हैं तो वो डेट क्राइसिस हो जाता है। तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हर चीज का बेस्ट है भाई साहब, हर चीज का एक्सट्रीम क्या है, बेकार है। तो कह रहा है excessive domestic borrowing by the government may lead to the higher real interest and the domestic private sector being unable to access the fund, resulting in the crowding out of private investment. So it can be said that the fiscal deficit can be like a double-edged sword which need to be tackled very carefully। So बोल रहा है भाई साहब फिस्कल डेफिसिट बहुत खराब सिचुएशन है, उसको अच्छे से डील करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि क्या, ना आप बहुत ज्यादा लोन लें ना बहुत ज्यादा ये करे, इक्वालिटी की भावना होनी चाहिए, वो यहां भी इक्वल वाला बात होना चाहिए। अगर देखिए बहुत ज्यादा किसी भी चीज का हार्म होता है, ये बात आपको पता है, तो अगर अभी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा पैसा भी मार्केट में हो जाएगा तो भाई साहब दिक्कत है, माने हमारा प्राइस बढ़ जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, तो बहुत गरीब लोग के लिए नुकसान है। और बहुत कम पैसा भी रहेगा तो भी प्रोड्यूसर को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या इक्वल में होना चाहिए, नहीं बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए कोई भी चीज। कह रहा है क्या, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जी। कह रहा है बिफोर मूविंग ऑन डिस्कशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी फर्स्टली नो दैट द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है टू मेंटेन एंड अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल सही बात है, इसी का काम है, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कहां बात कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी में बात कर रहे हैं कि कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो जब रेवेन्यू आ रहा है तो गवर्नमेंट के खर्चे भी कहां होंगे, यही होंगे, और खर्चे में ही तो आता है एम्प्लॉयमेंट, नहीं। हाँ जी सर, टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल क्या होना चाहिए ये भी यही डिसाइड करेंगे। टू स्टेबलाइज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ रेट क्या है ये भी देखना है। बोला टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है सर, इसकी चर्चा हमने बहुत अच्छे से करी है। ये भी देखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भाई देश का बैलेंस शीट, नहीं कि भाई साहब अगर हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ज्यादा है कि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा वीक होगा, यानी कि डेफिसिट होगा। कह रहा है टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, किसके लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए बोल रहा वेरियस टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसीज अवेलेबल है। सबसे पहले क्या,
कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है। क्या बोल रहा है, कह रहा है दिस इन्वॉल्व्स द कटिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रेजिंग टैक्सेस। बोल रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग को कट करके रेज क्या करना है, टैक्स को बढ़ा देना। कह रहा था टैक्स रेवेन्यू जनरेटेड इज मोर देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि टैक्स को ज्यादा जनरेट कर दो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दो। कह रहा है ऑल्सो इट कट्स दी ऑन द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, और इस वजह से क्या होता है, वो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होता है, इकोनॉमी में कम हो जाता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ लीडिंग टू द रिडक्शन इन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ऑफ द इकोनॉमी, और इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाता है इकोनॉमी पे। दूसरा है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। देखिए कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, ये सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बात नहीं है। कह रहा है दिस इज जनरली यूज्ड टू गिव बूस्ट द इकोनॉमी। अब ये क्यों किया जाता है, ताकि इकोनॉमी मेरा क्या करे, बूस्ट करे। जैसे बोला इट स्पीड अप ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, क्यों है, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट को स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए। कह रहा है ऑल्सो ड्यूरिंग द रिसेशन पीरियड व्हेन द ग्रोथ इन नेशनल इनकम इज नॉट इनफ टू मेंटेन द करंट लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिएगा जैसे कोरोना आया, तो कोरोना में बहुत रिसेशन पीरियड आ गया था, तो उस समय क्या किया गवर्नमेंट ने, एक से चीजें अनाउंस की, तो कितना लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया, ताकि क्या किया जाए, बूस्टअप किया जा सके इकोनॉमी को, नहीं वहां पे उसकी बात कर रहा है। सो क्या बोल रहा है, so a tax cut and increase in the government spending would boost the economic growth and decrease in the unemployment rates। बोल रहा है टैक्स को कम कर दो और क्या करो, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को बढ़ा दो, जिससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या होंगे, कम होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका टैक्स कम लग रहा होगा, गवर्नमेंट अपने खर्चे भी बढ़ा देगा, तो गवर्नमेंट अगर खर्चे बढ़ा देगा तो आपको क्या मिलेगा, टैक्स में छूट मिल जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। नहीं, हाँ जी सर, तो अब क्या कह रहा है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल सिचुएशन, ये भी क्या है, सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है। सो बिकॉज दिस कैन लीड टू द बजट डेफिसिट। अब इसकी वजह से बजट डेफिसिट होगा। अब ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ ही नहीं रहा है और एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहा है, तो कहां से पैसा तो ससुराल से थोड़ी आता है, तो पैसा तो पब्लिक से ही आएगा, और पब्लिक पैसा टैक्स के थ्रू में गवर्नमेंट नहीं लेगा, तो बजट डेफिसिट तो होना है। सो दस गवर्नमेंट शुड यूज दिस विद अ कॉजन, मतलब अब गवर्नमेंट को ये चीज किसी कारण से करना चाहिए, अदरवाइज ऐसे नहीं करना चाहिए। अब न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी मतलब बराबर है, ना ज्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ना ज्यादा रेवेन्यू, इक्वल चीजें। कह रहा दिस पॉलिसी इंप्लाइज अ बैलेंस बिटवीन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फर्दर मोर इट मींस टैक्स रेवेन्यू इज फुली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब जो टैक्स का रेवेन्यू था वो सारा का सारा क्या किया, स्पेंडिंग में खर्च, मतलब आई मीन खर्चा कर दिया, कहां, पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए। कह रहा है ऑल्सो द ओवरऑल बजट आउटकम विल हैव द न्यूट्रल इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बजट पे भी इसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रल इफेक्ट पड़ेगा, है ना। हाँ जी सर, क्या कह रहा है, देयर आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज आर दे, ये क्या है, मेजर इकोनॉमिक। अब देखिएगा एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या होता है। कह रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल्सो गवर्नमेंट बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट एम्बडीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। क्या बोल रहा है, फर्दरमोर द बजट इज ऑल्सो फॉर द फाइनेंसिंग द डेफिसिट दैट इट फिल्स गैप बिटवीन द इनकम एंड गवर्नमेंट क्या स्पेंडिंग, है ना। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की गई है, ठीक है, कि यहाँ किस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और ये किसका गैप भरता है, इनकम और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का गैप को फिल करता है। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, कह रहा था गवर्नमेंट जनरेट इट्स रेवेन्यू बाय इंपोजिंग बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। देखिए गवर्नमेंट जनरेट दोनों तरह से रेवेन्यू लेता है, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी। डायरेक्ट में आ गया क्या, इनकम टैक्स वगैरह, इनडायरेक्ट में क्या गया, जीएसटी वगैरह, नहीं। तो thus it is important for the government to follow a judicial system of taxation and impose correct tax। बोल रहा है गवर्नमेंट की क्या इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, कि भाई वो जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करे टैक्सेशन का और सही तरीके से टैक्स को लागू करे। कह रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस, द हायर द टैक्स द रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। अगर टैक्स बहुत ज्यादा होगा तो लोगों की खरीदने की क्षमता घट जाएगी, और दिस विल लीड टू द डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, और इसकी वजह से कोई भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा और प्रोडक्शन में भी कमी आ जाएगी। सो फर्दरमोर द लोअर टैक्स विल लीव मोर मनी विद द पीपल एंड दे लीड टू हायर स्पेंडिंग विद हायर इन्फ्लेशन। और जहां और मान लेते हैं कि पैसा अगर कम टैक्स रहा तो पैसे की ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इस वजह से इन्फ्लेशन की
चीजें भी राइज हो जाएगी। सो मेजर करके इक्वली में चलना चाहिए। अब देखिएगा जी, आ गया यूनियन बजट जो फिस्कल पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए गया था। देखिएगा जी, अभी जो बजट आया है वो आपके अगले एग्जाम के लिए वो बेनिफिट होगा। अभी वाला जो अभी आपके एग्जाम में जो आएगा वो प्रीवियस के बेसिस पर आएगा, तो रिसेंट इतना अपडेटेड तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट बार जब हम लोग पढ़ेंगे तो यूनियन बजट 2022 की बात करेंगे, अभी 21 की बात करते हैं। नहीं, हाँ जी सर, आइए क्या बोल रहा है। नाउ लुकिंग एट द की पॉइंट्स ऑन द इंडिया फिजिकल पोजीशन, वी ऑब्जर्व दैट आवर फाइनेंस मिनिस्टर pegged fiscal deficit of 6.8% of GDP from 9.5% of GDP in financial year 2021 due to the COVID-19 pandemic to ensure the spurt in the economic growth। बोल रहा है, देखिए डेटा है, कुछ नहीं है। द यूनियन बजट 2021 वाज नॉट अ बजट लाइक अर्लियर टाइम्स, पहले की तरह बजट नहीं था ये नॉर्मल था। क्यों? दिस वाज द फर्स्ट बजट presented in the Lok Sabha by the Honorable Finance Minister श्रीमती निर्मला सीतारमन after the COVID-19 pandemic के बाद पहला बजट था, which has a huge impact on almost every sector of the economy, whether it's MSMEs, hospitality, aviation, service sector, सबके लिए अच्छा बात कहा गया था। कह रहा दिस year's budget also unique in the sense that it was a paperless budget, क्योंकि ये पेपरलेस बजट भी था। इसमें क्या हुआ था, आपके पास ये में पेपर के थ्रू बजट पेश किया जाता था पहले, अब नहीं। इस बार क्या किया गया था, सारा पेन टैप पे बजट किया गया था, यानी कि है ना, हाँ इलेक्ट्रिकली किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर रीड आउट दिस ईयर बजट विद टैबलेट डिवाइस, टैबलेट के थ्रू बजट क्या गया था, पेश किया गया था, विच इज मेड इन इंडिया एंड साइमल्टेनियसली प्रमोटिंग द आत्मनिर्भर भारत। जो किसके लिए था, मेड इन इंडिया था और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट चले, कह रहा था थीम ऑफ द बजट 2021-22 इज आत्मनिर्भर भारत, दैट इज अ विजन टू बिकम सेल्फ सस्टेनेबल। आत्मनिर्भर भारत का विजन क्या था, सेल्फ सस्टेनेबल ना। और क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ सस्टेनेबिलिटी another main point of which this budget is focused on the digitization of the economy। किसके लिए था, digitization of the economy के लिए, as it leads to unambiguity in the financial system। कह रहा है in the speech of budget for this financial year our honorable finance minister laid down 6 pillars on which the budget stand। 6 पिलर पर बजट स्टैंड कर रहा था इस बार का। क्या इस बार मतलब 2021 की बात कर रहा हूं मैं। हेल्थ एंड वेलबींग पे, फिजिकल एंड फाइनेंशियल पे, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एस्पिरेशनल इंडिया पे, रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल पे और इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट पे, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पे। ये 6 पिलर पे पूरा बजट डिपेंडेंट था। क्या है, कह रहा है इन द डायर टाइम्स एवरीवन्स आईज were on the year budget on Mr. Sitharaman said the 100 years of India would not have been seen a budget being made a post पैंडेमिक लाइक दिस। बोल रहा है 100 साल तक भी, उन्होंने कहा था कि 100 साल तक भी ऐसा बजट पेश नहीं हुआ होगा। सो द मैनी इकोनॉमिस्ट हैव द एंटिसिपेटेड रिडक्शन इन टैक्स स्लैब, बूस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, रिलीफ पैकेजेस, स्कीम ऑफ द ऑस्पेरिटी एंड एविएशन सेक्टर, ये सारा बेनिफिट्स दिया गया। कह रहा है एलोकेशन ऑफ फंड इन दिस ईयर बजट स्टार्टेड विद द अनाउंसमेंट ऑफ पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य सेवा भारत योजना, व्हिच इज 64,180 crores will be the spending in next over 6 years overall, and the budget estimate the health and well-being in pegged 2,23,846 crore, and the huge chunk of money approximately 5.5 lakh crore is also set aside investment in the infrastructure sector। infrastructure sector के लिए इतना बजट दिया गया था। नहीं, हाँ जी सर, आइए एक मिनट, अब देखिएगा क्या बोल रहा है। नाउ लुकिंग द की पॉइंट्स ऑफ इंडिया फिस्कल पोजीशन, वी ऑब्जर्व दैट आवर फाइनेंस मिनिस्टर पेग द फिस्कल डेफिसिट, इतना तो इतना, ये तो सेम आ गया। इस लाइन, ये लाइन तो था पहले, ये पढ़ लिया हम लोग, इसको काट दीजिएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट पढ़िए, देखता है बजट एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑफ इतना 34.83 लाख करोड़। This includes the 5.5 lakh crore capital expenditure पे, increased 34.5% over the previous budget estimate figure। बोल रहा है 34.5% बढ़ाया गया पिछला साल से। We all have been seen the unexpected year of 2020, so we need contingency fund at the time of emergency to stabilize our economy। बोल रहा है 2020 में ये सिचुएशन आई, इस वजह से हमको क्या ज्यादा से ज्यादा बजट की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी। Therefore the contingency fund also increased from 500 crore to 30,000 crore। The government has discounted NSS to loan FCI food subsidy and defined food subsidies separately in the budget of 2.202 lakh crore, which enhance the transparency of the budget। The government has allowed the states for additional borrowing up to 4% and GSDP 0.05% special
कंडीशन। देखिए ये 2021 का बजट था, इसमें कुछ खास है नहीं, है ना। अब ये हो गया खत्म, मेन आपका जो था फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी था। आइए उसको एक बार समराइज कर लेंगे नोट्स में, फिर हम करेंगे इस चीज को खत्म। नहीं, हाँ जी सर, देखिएगा एक बार फिर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को फटाक से कर लेते हैं समराइज। नहीं, हाँ जी सर, ये देखिएगा क्या बोल रहा है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या था, दोनों को समराइज करें। हाँ, फिस्कल पॉलिसी क्या कह रहा है, कह रहा है द टूल व्हिच इज गवर्नमेंट इन व्हिच द यूज टैक्सेस एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर टू अफेक्ट द इकोनॉमी इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। जहां गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों को देखता है इकोनॉमी के इफेक्ट को चेक करने के लिए या इकोनॉमी को अच्छा रखने के लिए, ग्रोथ को देखने के लिए गवर्नमेंट क्या कहता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों को देखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बोलता है द टूल व्हिच इज यूज्ड सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को देखने के लिए जो पॉलिसी यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। ये इसके लिए डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी के लिए, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी देखा जाता है। गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करता है फिस्कल पॉलिसी, ये बैंक और क्रेडिट कंट्रोल की बात करता है एमपीसी। इकोनॉमिक ग्रोथ यहां भी होता है, कहां, फिस्कल पॉलिसी में, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहां होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में। टैक्स रेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात कर रहा है, और यहाँ क्या क्रेडिट रेशियो और इंटरेस्ट रेट की बात की गई है। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है किसमें, फिस्कल पॉलिसी में, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। लीजिए जी, आपका मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी हो गया खत्म। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं कोशिश करूंगा फिर से उसको समझाने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।